हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। आज का ये हमारा एग्ज़ाम टाइम क्लास में डिस्कशन रहेगा सीआईबी के एबीएम पेपर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनको हमने प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड ऑल्सो जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस होते हैं क्वेश्चंस की। तो सभी क्वेश्चंस को केयरफुली करें और फिर जहां ज़रूरत है उसको नोट भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। व्हाट इन जनरल इज एक्सटेंट ऑफ एडवांस मेड बाय फैक्टर टू द क्लाइंट अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो जब हम फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग में इन्वॉल्व है फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल्स। लेट अस से देयर इज सम एमएससी सेलर जो गुड्स बनाता है और बेचता है, और ये गुड्स बेचता है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। तो ये जो पैसा इसने ऑन क्रेडिट लेना है पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, उसको हम कहते हैं रिसीवेबल या डेट्स, बुक डेट्स। तो जब तक ये पैसा नहीं देता, इन बिटवीन इसकी फाइनेंसिंग करता है एक इंस्टीट्यूशन, एक एंटिटी, जिसको हम कहते हैं फैक्टर। ये जो फैक्टर है ये आमतौर के ऊपर कितना एडवांस दे देता है अगेंस्ट द रिसीवेबल्स। तो जो रिसीवेबल आउटस्टैंड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट ये कितना एडवांस दे देता है? 50% ऑफ वैल्यू ऑफ रिसीवेबल, 60% ऑफ वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स, 70% या 80%। तो व्हाट इज द एक्सटेंट up to which this is done? So this is done to the extent of 80%. Sometime maybe more than 80% then, but when we say in general, it is 80% of value of receivables. Question number 2. According to RBI Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets Directions, resolution plan involving restructuring or change in ownership for aggregate exposure of lender of what amount shall require independent credit evaluation by credit rating agencies authorized by Reserve Bank of India. आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं रिलेटिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, उन गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान ऐसा है जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व है, जिसमें चेंज ऑफ ओनरशिप इन्वॉल्व है, तो कितना अमाउंट होगा एग्रीगेट एक्सपोजर का, जिस केस में इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवेल्युएशन करवाना होगा किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अथॉराइज किया हो। तो हमने बताना है एक्सपोजर का अमाउंट कितना हो, तो फिर ये इवेल्युएशन मैंडेटरी बन जाएगा। इज इट 1 बिलियन और अबव, इट इज 5 बिलियन और अबव, इट इज 10 बिलियन और अबव, और इट इज 20 बिलियन और अबव। तो याद रखना है, 1 बिलियन is equal to 100 crores। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शैल बी आवर आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कोई आंसर? इट इज 1 बिलियन 100 करोड़।
या उससे ऊपर हो, तो उन केसेस में सो दिस बिकम्स दिस ICE इट बिकम्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। चलें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। In which of the following situations a liquidation process is automatically initiated under IBC 2016? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये जो लॉ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को लेकर के, हमने बताना है कौन सी वो सिचुएशंस हैं जिनमें जो लिक्विडेशन प्रोसेस है किसी भी कंपनी का वो ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाता है। सो लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होता है? कंपनी को वाइंड अप करने का प्रोसेस, कंपनी को खत्म कर देने का प्रोसेस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। कौन सी सिचुएशंस में? ये हमारे सामने गिवन सिचुएशंस हैं, तो सभी सिचुएशंस को देखिए केयरफुली और यहाँ से हमने आंसर देना है। ये हमारे ऑप्शंस हैं आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, CIRP fails as no resolution plan is received or is not approved by COC। सो जो रेजोल्यूशन प्लान है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान CIRP, तो वो फेल हो गया है क्योंकि कोई रेजोल्यूशन प्लान ना तो मिला है या ना ही अप्रूव किया है COC ने। COC होता है क्रेडिट कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। सो कोई भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान फेल हो गया है क्योंकि ना तो कोई रेजोल्यूशन मिला है और ना ही उसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया है। तो ये तो सिचुएशन करेक्ट है, इसमें तो फिर लिक्विडेशन ही बनेगा। एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स डिफॉल्ट और डिविएट्स फ्रॉम टर्म्स ऑफ द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान, किसी भी COC ने, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने, किसी भी स्टेक होल्डर ने डिफॉल्ट किया है या वो डिविएट करता है फ्रॉम अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि सभी को ये मानना पड़ेगा तभी इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव तो हो गया है लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से या तो कोई डिफॉल्ट कर रहा है या वो डिविएट कर रहा है टर्म्स से, तो इस केस में भी हो जाएगा। Creditors representing 66% of outstanding financial debt resolve to liquidate the company। तो जो 66% ऑफ क्रेडिटर्स बाय वैल्यू वो डिसाइड करते हैं, वो एक रेजोल्यूशन डाल देते हैं कि ये कंपनी को हमें लिक्विडेट कर देना चाहिए एट एनी टाइम बिफोर प्रेपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तो उस केस में भी हो जाएगा। Corporate debtor contravenes CIRP and anyone prejudicially affected applies for the liquidation। जो कॉर्पोरेट है, कंपनी है, जो बोरोर है, वो उल्लंघन करता है, कॉन्ट्रावीन करता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान को, तो उस केस में कोई भी अफेक्टेड पार्टी लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर सकती है, तो इस केस में भी हो जाएगा। सो दिस मीन इन सभी सिचुएशन में इसका जो लिक्विडेशन है तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल, ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस ऑन कंप्लायंस फंक्शन, द कंप्लायंस पॉलिसी ऑफ ए बैंक शुड इंक्लूड द फॉलोइंग की एलिमेंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन है कंप्लायंस फंक्शन को लेकर के कि हर एक बैंक को एक बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लायंस पॉलिसी चाहिए और उस पॉलिसी के की एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे हमें वो की एलिमेंट्स बताए गए हैं। कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन, कंप्लायंस फंक्शन एट ऑफिस और जोनल ऑफिस, ब्रांचेज, सब्सिडरीज और फॉरेन सेंटर्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये 4 की एलिमेंट्स हमें ये बताए गए हैं, तो हमने देखना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आंसर बनता है।
कंप्लायंस फंक्शन को लेकर के, तो इनमें कौन कौन सा लगता है कि ये की एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? चलिए देख लेते हैं इसके पॉलिसी में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। सो कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स तो बताने होंगे, ये तो रहेगा। देन स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन, सो कंप्लायंस फंक्शन का दायरा कितना रहेगा ये भी बताना होगा पॉलिसी के अंदर। देन जो कंप्लायंस फंक्शन जोनल ऑफिसेस के ऊपर, ब्रांचेस में, सब्सिडीज में, फॉरेन सेंटर्स में क्या रहेगा वो भी इंश्योर करना होगा। तो दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, नो, ये उसमें नहीं आएगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट तो हो सकता है, लेकिन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट कंप्लायंस पॉलिसी। तो दिस मीन ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 5। तो इट शुड बी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड नॉट आरएमडी। ये रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पॉलिसी में वो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू RBIA गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक, तो RBIA क्या है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो RBI की गाइडलाइंस हैं। बोर्ड ऑफ ईच बैंक शुड प्रेस्क्राइब a minimum period of service for staff in the internal audit function, except for entities where internal audit function is a specialized function. This function managed by career internal auditors. Level of fraud is very low. तो यहाँ पे जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक की, वो क्या सुजेस्ट करती हैं कि हर एक बैंक के बोर्ड को प्रेस्क्राइब करना चाहिए मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस फॉर द स्टाफ, जो उन्हें इंटरनल ऑडिट में स्पेंड करना चाहिए। यानी हर एक स्टाफ मेंबर इंटरनल ऑडिट में काम करे, एक्सेप्ट फॉर, तो यहाँ पे उसकी कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं। हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी हैं वो एक्सेप्शंस। इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उनको नहीं ज़रूरत। दिस फंक्शन मैनेज्ड बाय कैरियर इंटरनल ऑडिटर्स, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। लेवल ऑफ फ्रॉड इज़ वेरी लो, तो उस बैंक में जो फ्रॉड्स का लेवल है वो काफ़ी लो है। तो एक्सेप्शन कौन से होंगे ये हमने बताना है, यानी आंसर हमारा यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 एक्सेप्शन में कौन कौन सी आती हैं। यस, रीड एवरी स्टेटमेंट केयरफुली और फिर बताइए कौन कौन सी आती हैं। सो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी आती हैं। इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उन लोगों को बिकॉज दे आर ऑलरेडी देयर इन द इंटरनल ऑडिट, उनकी जरूरत नहीं है। दिस फंक्शन मैनेज्ड बाय कैरियर इंटरनल ऑडिटर्स, तो इंटरनल ऑडिटर्स जो इसी पर्पस के लिए अपॉइंट किए गए कैरियर इंटरनल ऑडिट, उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है। तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। लेवल ऑफ फ्रॉड इज़ वेरी लो, इसका कोई संबंध नहीं है। फ्रॉड का जो लेवल है वेरी लो हो तो इसका कोई संबंध नहीं है। तो दिस मीन ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, हमारी वेबसाइट है JIBCIBonline.com। तो वहाँ पे CIB एग्जामिनेशन के लिए CIB के जितने भी आपके कंपलसरी पेपर्स हैं सभी के लिए 10 मॉक टेस्ट ईच हमने इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं, जो आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। तो दीज आर अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। तो इन टेस्ट को आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा कर के ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
और ये रियल टाइम बेसिस के ऊपर कंडक्ट किए जाएंगे। दिस मीन इससे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है पेपर के अंदर उसमें भी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा और वहाँ पे आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि जब आप टेस्ट को सबमिट करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताया जाएगा, रॉन्ग आंसर क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, रॉन्ग आंसर के लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बहुत कुछ यूज़फुल है आपके लिए इस वेबसाइट के अंदर। हाँ, लेकिन अगर आप एकदम बेस्ट प्रेपरेशन चाहते हैं तो फिर बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो एग्ज़ाम में पीरियड टाइम है वो कम है। हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं इनसे आप करिए रिवीजन, हमारी जो पीडीएफ क्वेश्चन बैंक है इससे करिए प्रैक्टिस, और ऐसे ही जो हमारी केस स्टडी वीडियोस हैं इससे करिए प्रैक्टिस। और इससे थोड़े समय के अंदर आप बेटर रिवीजन कर पाएंगे। तो इनको यूज़ करिए, लेकिन ये हमारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर है nstorschoolofbanking.com। कोर्सेज पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे अवेलेबल है। इन दोनों ही वेबसाइट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इनको यूज़ करिए, इनका बेनिफिट लीजिए और अपने एग्ज़ाम में बेटर स्कोरिंग के चांसेस को इम्प्रूव करिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। As per compliance regulation of RBI, following shall be basis for assessment of compliance risk। RBI की जो compliance regulations हैं उनके मुताबिक इनमें से compliance risk के लिए कौन सा बेस बनेगा। अगर हमने असेसमेंट करनी है compliance risk की तो हमें एक बेस चाहिए, तो किस बेसिस के ऊपर ये किया जाएगा। रेगुलेटरी फोकस का ध्यान रखा जाएगा, नेचर ऑफ एक्टिविटी वेदर इनहेरेंटली हाई रिस्क इन नेचर उसका ध्यान रखा जाएगा, बैंक का एक्सपोजर कितना है उसके प्रति यानी मटीरियलिटी इसका ध्यान रखा जाएगा, एनी ब्रीच रिपोर्टेड इन द पास्ट इसका ध्यान रखा जाएगा यानी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, लेवल ऑफ अटेम्प्टेड फ्रॉड्स तो बैंक में क्या रहा इसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। सो देखिए इनमें आंसर क्या बनेगा। What shall be the answer for this question? Question number 6. So सभी जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, इनको केयरफुली रीड करें और फिर देखें आंसर क्या बनता है। तो चलिए इनको एग्जामिन कर लेते हैं। सो जब हमने कंप्लायंस रिस्क का असेसमेंट करना है तो रेगुलेटरी फोकस यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन किन बातों के ऊपर कहा है कि इसके ऊपर ध्यान दें, तो ये तो फैक्टर रहेगा। नंबर 2, नेचर ऑफ एक्टिविटी, बैंक किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें शुरू से ही हाई रिस्क रहता है, उनकी नेचर ऐसी रहती है, तो ये भी है। बैंक का एक्सपोजर उनके प्रति कितना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है यानी मटीरियलिटी होगी। और हिस्टोरिकली ब्रीचेस की क्या पोजीशन है यानी उल्लंघन कहाँ कहाँ हुए कंप्लायंस रिस्क को अराइज करवाने के लिए, तो ये भी रेलेवेंट है। लेवल ऑफ अटेम्प्टेड फ्रॉड्स ये उसका पार्ट नहीं है, सो इट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर दैट पर्पस, क्योंकि हमने कंप्लायंस जो है फ्रॉड होने से पहले करना है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी 1 to 4। दिस विल बी आवर आंसर। Let us now go to next question. Under loan review mechanism, frequency of review vary depending upon magnitude of risk. It is generally how many months for high risk accounts, how many months for average risk accounts, and how many months for low risk accounts. तो यहाँ पे हम लोन रिव्यू मैकेनिज्म जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है रिव्यूज़ की वो वेरी तो करती है डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क। तो रिस्क हाई हो सकता है, रिस्क एवरेज हो सकता है, रिस्क लो हो सकता है। उसको सामने रखते हुए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो हाई रिस्क के लिए 3 महीने,
एवरेज रिस्क के लिए 6 मंथ्स और लो रिस्क के लिए 9 मंथ्स। और इसी प्रकार से हमारी बाकी ऑप्शंस हैं। तो देखिए इनमें कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। तो रिकॉल करिए, अगर आपने लोन रिव्यू मैकेनिज्म को पढ़ा है तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है रिव्यू की, उसके बारे में ये सारी की सारी टाइमलाइंस प्रोवाइडेड हैं। तो देखिए उसके मुताबिक हमारा आंसर क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। फ्रेंड्स, हाई रिस्क में ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी जल्दी रहेगी। तो ये 3 मंथ्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी हाई रिस्क के लिए। और जो एवरेज रिस्क है, एवरेज रिस्क के लिए ये थोड़ा लॉन्गर पीरियड होगा, दैट इज 6 मंथ्स का पीरियड रहेगा तकरीबन। और जो लो रिस्क है तो उन केस में 12 मंथ्स का पीरियड रहेगा। बस इसको ऐसे याद रख लो। ये उसका डबल, ये सेकंड वाले का डबल, तो ये पहले वाले का डबल, ये सेकंड वाले का डबल। तो इन केस ऑफ हाई रिस्क अकाउंट्स 3 मंथ्स, इन केस ऑफ एवरेज या मीडियम रिस्क इट इज 6 मंथ्स एंड देन 12 मंथ्स फॉर लो रिस्क। वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा डी। सो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड ईयरली। क्वेश्चन नंबर 8। Whistle blowing policy gives platform to which of the following to raise concern against any wrongdoing done by the company। सो जो किसी भी कंपनी की विसल ब्लोइंग पॉलिसी है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। किनको प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करती है? ताकि वो अपनी चिंताएं, अपने जो कंसर्न है किसी भी कंपनी के अंदर जो गलत हो रहा है उसके बारे में, तो वो बता सके। एम्प्लॉयज़ के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, या मेंबर्स ऑफ द पब्लिक के लिए है। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए किसके लिए है ये। विसल ब्लोइंग पॉलिसी में जो कंप्लेंट किया जा सकता है, कंसर्न दिखाया जा सकता है अबाउट रॉन्ग डूइंग बाय द कंपनी, तो ये फैसिलिटी किन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कितनी वैरायटी के ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। इनको अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको इनका बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शैल बी आवर आंसर। एम्प्लॉय के लिए है, यस एम्प्लॉय के लिए है। इन्वेस्टर्स के लिए है, यस उन्होंने पैसा लगाया अपना, इन्वेस्टर्स ने। कॉन्ट्रैक्टर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रॉडली सप्लायर जो होते हैं उनके लिए है। मेंबर्स ऑफ पब्लिक, नो इनके लिए नहीं है, बिकॉज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, तो इसीलिए मेंबर्स ऑफ द पब्लिक यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे और ऑप्शन आंसर हमारा बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9। इन एडिशन टू विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, which statute lays down provision of whistleblowing and corporate governance in India and elimination of fraud by establishing adequate vigil mechanism। अब हमारे पास इंडिया में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट तो अवेलेबल है ही, कि जो विसल ब्लो करेगा, जो अंदर की गलत हो रही बात को बताएगा, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इसके अलावा और कौन सा स्टैट्यूट है और कौन सा लॉ है जो ले डाउन करता है कि विसल ब्लोइंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के इंडिया में कुछ प्रोविजन करता है, एंड एलिमिनेशन ऑफ फ्रॉड बाय एस्टैब्लिशिंग एडिक्वेट विजिल मैकेनिज्म का भी प्रोविजन करता है। तो इस केस में ये हमारे पास ऑप्शन आंसर्स हैं। सो ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्ट, ये है कॉर्पोरेट फ्रॉड डिटेक्शन एक्ट, ये है फ्रॉड एलिमिनेशन एक्ट, ये है कंपनीज एक्ट 2013। हमने बताना उस एक्ट का नाम, उस स्टैट्यूट का नाम, तो जिसमें विसल ब्लोइंग के संबंधित, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंधित रूल्स अवेलेबल हैं, गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, तो वो कौन सा लॉ है इन ऑल द फोर में। सो व्हाट शैल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9।
फ्रेंड्स, ये है कंपनीज एक्ट 2013, तो इसमें भी ये प्रोविजंस हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में विसल ब्लोइंग से लेकर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस तक देयर आर प्रोविजंस। चले क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। In case of any non-compliance or breach, a preliminary inquiry should be done through a committee for fact-finding. Upon receipt of a report of preliminary inquiry and all other supporting documents, the inquiry committee is required to initiate the investigation. The said investigation should be completed within how much period from the date of receipt of a report of the preliminary inquiry. तो ये हमारे पास टाइमलाइन है। तो पहले तो इशू को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर कोई नॉन कंप्लायंस है या ब्रीच है तो उसके लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। किसके द्वारा? एक कमेटी के द्वारा। किस पर्पस के लिए? फैक्ट्स क्या हैं इनको ढूंढने के लिए। और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है या दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो जो इंक्वायरी कमेटी है इट इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। तो ये कमेटी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। सेड इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मच पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो हमने बताना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है बाय द इंक्वायरी कमेटी, तो वो कितने पीरियड में हो जानी चाहिए। कंप्लीट फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो यहाँ पे दो इंक्वायरीज होगी, एक होगी प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज, एक होगी हमारी इन्वेस्टिगेशन बाय इंक्वायरी कमेटी। तो हमने जो इंक्वायरी कमेटी का इन्वेस्टिगेशन है उसका टाइमलाइन बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? फ्रेंड्स, ये रहेगा 15 दिन के अंदर। सो ये ब्रीच जो भी है उसकी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगी विद इन 15 डेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। When an individual is of the view that course of events is determined by one's own efforts and action and not due to external events or luck, this is called। फ्रेंड, जब किसी इंडिविजुअल को लगता है, he is of this opinion, कि जो कुछ भी हैपन हो रहा है उससे रिलेटेड, उसे क्या डिटरमिन करता है? उसके अपने एफर्ट्स और उसके अपने एक्शन, और उसमें जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं या लक है उसका रोल नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की जो थिंकिंग है किसी भी इंडिविजुअल की, तो हम इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसको हम कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, इसको हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसको हम कहते हैं बियॉन्ड कंट्रोल लोकस। तो इसको क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। एंड लोकस ऑफ कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास दो तरह के लोकस ऑफ कंट्रोल, एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक होता है एक्सटर्नल। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो उनके अपने एफर्ट्स है या उनके एक्शन है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो उनके अपने एफर्ट्स और एक्शंस के कारण है, वो होते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग। जो ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी उनकी लाइफ में हैपन हो रहा है उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इनका एक्सटर्नल इवेंट्स हैं या लक है, उसके चलते हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ये हो गया इनके साथ रिलेटेड, और ये हो गया इनके साथ रिलेटेड। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा सी, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। यानी जहां पर्सन कंसर्न ये सोचता है कि मैं जो एक्शंस करता हूं, मैं जो एफर्ट्स करता हूं, उसके चलते ही मुझको रिवॉर्ड मिलता है, नॉट बिकॉज ऑफ लक और अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 12। In case chief compliance officer, that is CCO,
reports to MD or CEO. In an NBFC, the board or board committee shall meet the CCO at which intervals on a one-to-one basis without presence of the senior management including MD and CEO. तो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है? वो एमडी या सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है या बोर्ड को रिपोर्ट कर रहा है? अगर वो एमडी या सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है किसी भी एनबीएफसी के अंदर, तो उस एनबीएफसी का बोर्ड या उसकी बोर्ड कमेटी सीसीओ को मिलेगी। हमने बताना है कितनी देर के बाद वो मिलती रहेगी, और ये 1-to-1 बेसिस के ऊपर मीटिंग होगी जिसमें उस कंपनी का एमडी या सीईओ प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो उसकी सीनियर मैनेजमेंट की प्रेजेंस या एमडी की प्रेजेंस या सीईओ की प्रेजेंस उस केस में नहीं रहेगी। किस केस में? जहां सीसीओ रिपोर्ट कर रहा है एमडी एंड सीईओ को। तो हमने बताना है इसका पीरियोडिसिटी क्या रहेगा ऑफ दिस मीटिंग। तो इस मीटिंग का जो पीरियोडिसिटी है वो रहेगा क्वार्टरली, यानी क्वार्टर में एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट फेज ऑफ एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। अगर स्टैटिस्टिकल डेटा को हमने एनालाइज करना हो तो उसमें डिस्टिंक्ट फेज कौन सा है? ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डेटा कलेक्शन, डेटा का क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन, डेटा का एनालिसिस या शेयरिंग ऑफ डेटा टू जनरेट इनकम। तो हमने बताना है इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट फेज ऑफ एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो जो एनालिसिस के लिए डिस्टिंक्ट फेज इसमें से कौन सा है एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए? तो वो फेज हमने बताना है। आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस व्हाट शैल बी द आंसर? सो इन दिस केस फ्रेंड्स, जो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन है वो इंपॉर्टेंट फेज है, एक डिस्टिंक्टिव फेज है स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, ओह सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें सारी ऑप्शन के यहाँ से ही ऑप्शन आंसर प्रोवाइड करना होगा। डिस्टिंक्ट फेज कौन से होंगे एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए? इन सभी को हमने मिला कर एक बात करनी है। तो डेटा का कलेक्शन ये एक अलग फेज है, दिस इज करेक्ट। डेटा का क्लासिफिकेशन और फिर उसका टेबुलेशन ये एक अलग फेज है। डेटा को एनालाइज करना ये एक अलग फेज है। सो ये एक के बाद एक 3 डिफरेंट फेजेस हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा, जब तक हम बात करते हैं एनालिसिस की, तो शेयरिंग उसका पार्ट नहीं है। सो शेयरिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा के ये 3 डिस्टिंक्शन फेजेस हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, एनालिसिस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स फॉर सेकेंडरी डेटा। तो एक रहता है प्राइमरी डेटा, एक रहता है सेकेंडरी डेटा। यहाँ पे क्वेश्चन है सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सभी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, केवल हम ये एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हैं ये सारे। वेरियस रिसर्च एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल प्लेसेस, इंटरनेट। तो हमने बताना है इनमें से कौन कौन से सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है बाय समवन एल्स और फिर उसको यूज किया जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो हमने यहाँ पे बताना है सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या क्या हैं।
So what are sources of secondary data? फिर इन सोर्सेज में हमारे पास डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो बहुत थोड़ी सी एग्जांपल दे रखी हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज की। सो वेरियस रिसर्च एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे, देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल प्लेसेज आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे ही सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 15, according to central limit theorem, when sample population is approximately symmetric, the distribution becomes। सो जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थ्योरम है। इस थ्योरी के मुताबिक जब सैंपल पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिक, अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिक कैसे होगी? ऐसे, तो इधर से भी कर्व उसी प्रकार से, इधर से भी कर्व उसी प्रकार से है। तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बन जाती है? अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल बन जाती है फॉर ए रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एन, एन मीन्स द नंबर ऑफ आइटम्स। अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल बन जाती है फॉर रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू ऑफ एन, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल फॉर रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू ऑफ एन, या अप्रोक्सीमेटली एबनॉर्मल। तो यहाँ पे दोनों केस में नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है, मैंने नॉर्मल पढ़ दिया था। सो अप्रोक्सीमेटली एबनॉर्मल फॉर रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली एबनॉर्मल फॉर रिलेटिवली लार्ज वैल्यू। तो इनमें से कौन क्या बन जाती है वो? अगर इस प्रकार से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी सीरीज की डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस प्रकार से है तो हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। सो अगर ये सिमेट्रिक है, तकरीबन सिमेट्रिक है, तो उस केस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बनेगी? तो हम इसको कहेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है फॉर ए रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू ऑफ एन। तो अगर n की वैल्यू स्मॉल भी रहेगी तो नंबर ऑफ आइटम्स, सो n मीन्स नंबर ऑफ सैंपल्स, तो अगर सैंपल्स की वैल्यू स्मॉल भी रहेगी तो भी अप्रोक्सीमेटली सैंपल का जो है पैरामीटर्स वो भी इसी प्रकार से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मीन? इनमें कौन कौन सी मीन है? मीन होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम एवरेज को कहते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी टाइप ऑफ एवरेज है? अर्थमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, कोरिलेटेड मीन है। और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए में कौन सी ऑप्शन आंसर हमें लगता है कि वो करेक्ट आंसर है। सो टाइप ऑफ मीन्स इनमें कौन कौन से हैं? So there is arithmetic mean, this is correct. Geometric mean भी होती है, this also is correct. Then harmonic mean भी होती है, this is correct. Correlated mean नहीं होता है, so this mean 1 2 3 that is correct. So option B is the right answer. Question number 17 के ऊपर चलते हैं। Which of the following is a relatively measure of dispersion? So which of the following is a relative measure of dispersion? Coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation and coefficient of mean. तो हमने बताना है डिस्पर्शन के जो relative measures हैं, relative tools जो हैं, ratios हैं, इनमें कौन कौन सी हैं, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज रहता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन रहता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन रहता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन रहता है। तो इनमें कौन सा लगता है आपको कि ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 17। सो व्हाट विल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज रहता है
कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल भी रहता है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी रहता है। कॉफिशिएंट ऑफ मीन अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो ये सारे के सारे आगे, क्योंकि इसमें हमारा प्राइमरली डेविएशंस हैं या रेंज हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इट इज कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ मीन नहीं है, तो दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ऑफ 4 वेरिएशन ऑफ टाइम सीरीज विच रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। जो टाइम सीरीज है उसके अंदर 4 वेरिएशंस होती हैं, हमने बताना है कौन सी वो है जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये हो गए हमारे ऑप्शन। तो ये 4 वेरिएशंस हैं, सेकुलर ट्रेंड है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है, सीजनल वेरिएशन है या इरेगुलर वेरिएशन है। तो इनमें कौन सी वेरिएशन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? Is it a secular trend, or it is a cyclical, or it is a seasonal, or it is irregular? तो इसमें जो बेसिक स्टेबिलिटी की बात है, जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देती है, वो देती है सेकुलर ट्रेंड। सो सेकुलर ट्रेंड मीन्स ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। तो कुछ इस प्रकार से वो स्टेबल बना रहता है जो ट्रेंड, तो दैट इज कॉल्ड सेकुलर ट्रेंड। तो ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड, जस्ट टू रिमाइंड यू, हमारी वेबसाइट jibcabonline.com के ऊपर आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने इस लेसन में डिटेल आपको प्रोवाइड की हैं। तो इनको यूज़ करें, इनका बेनिफिट लें। आज का ये सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आई एम श्योर ये आपको बेनिफिशियल लगे होंगे, एंड डेफिनेटली दीज आर बेनिफिशियल। तो फिर इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक करने में संकोच ना करें, क्विकली लाइक कर दें इसको, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जब आप लाइक करते हैं तो दिस मीन्स आप दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर रहे होते हैं थ्रू यूट्यूब। इन एडिशन आप इसके लिंक को, जो वीडियो का लिंक है, इसको शेयर कर सकते हो अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लें। तो लाइक कर दीजिए क्विकली, ताकि हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करें। तो कर दीजिए, लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पुश नहीं किया तो बेल आइकन को पुश कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। एन ऑपरेशन और एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस एंड विच हैज ए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो एक ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट अगर कंडक्ट किया जाता है जिसमें जो कंडीशन है वो आइडेंटिकल है, सिमिलर है, लेकिन उसमें जो आउटकम्स हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो नंबर ऑफ रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेशन को, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, एक्सपेरिमेंट सेट, रैंडम ऑपरेशन या आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, जिसमें आउटकम जो है पॉसिबली कई हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट शैल बी द आंसर? सो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और हम ट्रायल भी इसको कई बार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, a TV dealer on the basis of 225 TV sets finds that average life of TV is 5 years. It has also observed that standard deviation is 6 months. What is standard error of the mean for an infinite population? Sorry. तो नंबर 225 है टीवी सेट्स का, एवरेज लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 6 मंथ्स है। हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इनफिनिट पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन फिनिट भी हो सकती है, पॉपुलेशन इनफिनिट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल 225 टीवीज का है।
तो देखिए इसमें क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन कैलकुलेट करने के लिए इन्फिनिट पॉपुलेशन के अंदर ये फार्मूले को हम यूज करेंगे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो नंबर हमारे पास 225 है, तो उसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 15 और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। तो 0.4 मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बहुत क्वेश्चंस लगातार आते हैं, तो इसको बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो आसानी से किया जा सकता है। फ्रेंड्स इस प्रकार के और भी कई सारे सेशन हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी क्लास को मिस ना करें तो क्विकली सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को पुश भी कर लें। एक बार फिर से मैं कहूँगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पुश नहीं किया, तो लाइक कर देना, सो दैट इसका बेनिफिट हम दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा सकें थ्रू यूट्यूब। चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।